यूपीएससी मेंस एग्जाम में काफी सारे कीवर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिटेल्स, एनालाइज, असेस, इवेल्युएट, क्रिटिकली एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट। नाउ ये कीवर्ड्स जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। अगर कीवर्ड्स जिनको हम डायरेक्टिव्स, इंडिकेटिव वर्ड्स या टेल वर्ड्स कहते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आप क्वेश्चन की जो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं उनको मीट कर पाएंगे। क्वेश्चन की डिमांड को अगर आप मीट कर पा रहे हैं तो आप रेलिवेंट कंटेंट लिखेंगे, कंसाइज लिखेंगे, प्रिसाइज लिखेंगे, जिससे आप पेपर कंप्लीट करेंगे। सेकेंडली, एग्जामिनर की आपसे जो एक्सपेक्टेशन है आप उन्हें मीट करेंगे, सो यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेशन में हम यूपीएससी ने अपने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स यूज किए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम सोनप्रिया। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि द फर्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट इज अंडरलाइन और हाईलाइट। अंडरलाइन और हाईलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल जो की फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, वो आपको मेंशन करने होते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स और द डेप्थ। यहाँ पे आपको कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना है। सिमिलरली, एन्यूमरेट जहां लिखा होता है उसका मतलब क्या है? एनलिस्ट। यानी यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आपको उन्हें मेंशन करना होता है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स और राइटिंग द आंसर इन पैरा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखेंगे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि जब हम ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड की तरफ ट्रांजिशन कर रहे थे तो सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या चेंजेस देखने के लिए मिले, इसे अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पर केवल जो ब्रॉड चेंजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे अगर हम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे हमें वर्णा सिस्टम एंड उससे रिलेटेड जो रिजिडिटी है, हायरार्की है, वो देखने के लिए मिलेगी। हमें यहाँ पे आश्रम सिस्टम इवॉल्व होते हुए या आश्रम जो व्यवस्था है वो इवॉल्व होते हुए नजर आती है। गोत्र एक्सोगेमी जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, राइट। अगर हम वीमेन के स्टेटस की बात करें तो आप देखोगे कि उनका स्टेटस जो है डिक्लाइन हो रहा था, किस तरीके से पॉलिटी के अंदर, कल्चर में, है ना, अर्ली मैरिज वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे जो रिलीजन एंड फिलॉसफी है उसकी बात कर सकते हैं, एंड किस तरीके से रिलीजन में भी रिचुअल्स, कैटल सेक्रीफाइस एंड ब्राह्मणिकल क्लास की मोनोपोली जो है वो डोमिनेंट फीचर बनते जा रहे थे। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से पेस्टोरलिज्म से एग्रीकल्चर जो है वो मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी बनता है। क्राफ्ट्स वगैरह में आपको स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलता है ना, लेटर वैदिक पीरियड में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं किस तरीके से प्रोटो टाउन्स जो है उनका एमर्जेंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो केवल जो मोटे मोटे चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट या की चेंजेस हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल कि क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। एन्यूमरेट में भी यही होता है, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नाउ अगर हम अपने नेक्स्ट कीवर्ड की बात करें, इट इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में क्या है, जो पूछा गया है उसको आपको लिखना है, बट यू डू नॉट हैव टू गो इनटू व्हाई एंड हाउ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, तो ये देखिएगा आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स, आप उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे, आप यहाँ पे उनके टाइप्स की बात करेंगे ना। यहाँ पे है ना, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि ये कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स या प्रॉपर्टीज ये क्यों शो करते हैं, आप ये बताएं, नो, राइट। तो इसको अच्छे से एक बार ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको व्हाई एंड हाउ के डिटेल्स में नहीं जाना है। अगर हम अपने नेक्स्ट कीवर्ड की बात करें तो इट इज एक्सप्लेन, है ना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन बेसिकली मीन्स हाउ एंड व्हाई। तो ना इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास लेट पहुंचते हैं और टीचर आपसे है ना पूछते हैं कि आप लेट क्यों आए हैं, एक्सप्लेन। या ये फिनोमेना कैसे होता है, एक्सप्लेन टू मी। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे हाउ एंड वाई पे फोकस करते हैं। हम यहाँ पर ना एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी अ क्वेश्चन 2। सो देखिए ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स
टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या बताना है कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कि आपके माउंटेन्स हैं, आपके पासेस हैं, है ना, आपकी रिवर वैलीज हैं, रिवर्स हैं, आपके प्लेन्स हैं, ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, हाउ दे शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, है ना। तो यहाँ पे आपको हाउ बताना है और साथ ही में आपको एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करने हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग द यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यंग है ना, जो यंग विमेन है उनमें सुसाइड ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपका जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसका डेटा कोट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप बताएंगे कि इसके रीजंस क्या हैं, व्हाई द राइजिंग ट्रेंड ऑफ सुसाइड अमंग द यंग विमेन, व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स। आप यहाँ पर जो वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, है ना, जो ट्रेंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद में इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है ना, किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, है ना, एंड बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से हम इस राइजिंग ट्रेंड ऑफ सुसाइड अमंग द यंग विमेन फिनोमिना को कर्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, इसकी बात भी करेंगे। तो हम देख रहे हैं हाईलाइट, अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो की फैक्ट्स हैं, उनको हमें मेंशन करना होता है विदाउट गोइंग इनटू दी डिटेल्स। एन्यूमरेट में भी सेम चीज करनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें डिस्क्राइब की, तो जो पूछा गया है केवल हमें वो लिखना है विदाउट गोइंग इनटू हाउ एंड व्हाई। एक्सप्लेन में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप व्हाई एंड हाउ बताएंगे और एग्जाम्पल्स भी देंगे। नाउ एक्सप्लेन की कैटेगरी में ही हम एलाबोरेट एंड एल्यूसिडेट को भी रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब यही है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है ना। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से। सो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच ए सिचुएशन, एलाबोरेट। आप यहाँ पर क्या क्या बताएंगे, डेमोग्राफिक विंटर का व्हाट इट इज, है ना, मीनिंग बताएंगे। आप यहाँ बताएंगे कि डेमोग्राफिक विंटर, क्या ये फिनोमिना सच्ची में हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्या ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। आप बताएंगे कि डेमोग्राफिक विंटर के पीछे क्या रीजंस हैं, है ना, क्या कॉजेज हैं। आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे, और आप बताएंगे कि इसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से कर्व कर सकते हैं। एलाबोरेट का मतलब ये होता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस विद अ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। नाउ यहाँ पे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज न्यू टेक्नोलॉजी, एंड इनका जो इंटर रिलेशन है उसको आप बताएंगे, एंड इसमें भी जो पॉजिटिव्स हैं और जो नेगेटिव्स हैं दोनों को आप मेंशन करेंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा कि जो रिसोर्स स्कार्स कंट्रीज हैं वहां पे जब टेक्नोलॉजी पहुंचेगी तो हम जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, न्यू रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना देखने के लिए मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन के चलते आप देखोगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की ये डिमांड रहती है हर साल, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की जो समिट होती है, कि आप हमें न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें ताकि क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है इसे हम मिटिगेट कर पाएं और साथ ही में एडेप्ट भी कर पाएं। इसके बाद में आप यहाँ पर बात कर सकते हैं वन वर्ल्ड वन सोलर ग्रिड जो है उसकी, है ना, तो ये सारी बातें आप कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो आप यहाँ पे डेटा कॉलोनाइजेशन की बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज को डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज एक्सप्लॉइट करती हैं एंड इनको ई वेस्ट का डंप यार्ड बना दिया है। तो ये सारी बातें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज न्यू टेक्नोलॉजी, द रिलेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, इसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर इंडिया का स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल है वो भी देंगे। तो जब बात होती है आपकी इल्यूसिडेट या फिर एलाबोरेट की, इट मीन्स व्हाट, मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स।
है ना, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। तो मुझे लगता है कि दिस इज लाइक मोर देन सफिशिएंट। नाउ अगर हम बात करें एग्जामिन, असेस एंड इवेल्युएट, तो यहां पे क्या मतलब है, जो भी इशू हमें दिया गया है उसको हमें डिटेल में एक्सप्लोर करना है। बेसिकली उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको ब्रेक डाउन करते हुए, है ना, मान लीजिए कोई भी इशू हमें दिया है, हमने उसके वेरियस डायमेंशंस के बारे में सोचना है, उनको ब्रेक डाउन करना है, और उनके बारे में भी जो डिटेल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। एग्जामिन हो गया। एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं फटाफट से एग्जामिन का। सो यहां क्या लिखा हुआ है देखिए, एग्जामिन, इवेल्युएट एंड असेस, है ना, 3 वर्ड्स हैं, इनको हम साथ में क्लब कर सकते हैं। इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे खुद देखिए, लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज या जो रिग्रेसिव पॉलिसीज हैं उनके बारे में हम सबको पता है ना, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड XYZ फैक्टर्स। लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय एग्रीकल्चर में, इरिगेशन के अंदर, फैमिन्स को लेकर के, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी हेरिटेज है उसके प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे प्रोग्रेसिव मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिनके बारे में हमें अक्सर नहीं पता होता। लेकिन जब लिखा है इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, एग्जामिन द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन या असेस द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, तो आप लॉर्ड कर्जन की जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं, जो रिग्रेसिव या रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं, उन दोनों की बात करेंगे। और फिर क्योंकि एग्जामिन करने के लिए कहा है, असेस करने के लिए कहा है, इवेल्युएट करने के लिए कहा है, आप यहां पर एक इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन जो है वो भी लिखेंगे। तो क्या प्रोग्रेसिव पॉलिसीज रही, क्या रिग्रेसिव पॉलिसीज रही, इनके क्या इंप्लीकेशंस रहे, एंड इंप्लीकेशंस में भी फिर आप इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं, है ना। सो जब आपसे कहा जाता है एग्जामिन करें, असेस करें, इवेल्युएट करें, तो जो भी इशू एट हैंड है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, बेसिकली उसकी चीर फाड़ आपको करनी है। ब्रेक डाउन दी टॉपिक, है ना, एक्सप्लोर इट्स डिफरेंट डायमेंशंस, एनालाइज द डायमेंशंस, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, एंड देन उनके इंप्लीकेशंस की बात करके आप एक इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, असेस द रोल ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और नालसा इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। नाउ यहां पर आप क्या करेंगे, आप फ्री लीगल एड के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, है ना, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप बताएंगे कि फ्री लीगल एड जो है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आपसे यही पूछ रहे हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर बेसिकली नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो रोल रहा है इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया उसको असेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम नालसा के बारे में बात करेंगे, है ना, व्हाट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये किस तरीके से फॉर्म की गई, इसको फॉर्म करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या एम्स थे, हम नालसा के द्वारा जो एफर्ट्स लिए गए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं, है ना, उनकी बात करेंगे, इसके जो सक्सेसेस हैं उसकी बात करेंगे, जो लिमिटेशंस हैं उसकी हम यहां पर बात करेंगे, और फिर इसके बेसिस पे हम नालसा ने अभी तक जो परफॉर्म किया है उस पे एक बैलेंस्ड ओपिनियन जो है वो ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो है वो हम यहां पर ले सकते हैं। तो ये बात आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक बार वापस से हम अपने जो कीवर्ड्स की लिस्ट है उस पर चलते हैं। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। अंडरलाइन, हाईलाइट का मतलब हमने देख लिया, की फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को मेंशन करना है। एन्यूमरेट में बुलेट पॉइंट्स में जो भी की फीचर्स हैं, है ना, की पॉइंटर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको मेंशन करना होता है।
नाउ इसके अलावा डिस्क्राइब, सो जो पूछा गया है केवल उसकी बात आपको करनी है विदाउट गोइंग इनटू व्हाई एंड हाउ। एक्सप्लेन, एलैबोरेट, एल्यूसिडेट, यहाँ पे आपको बेसिकली व्हाई एंड हाउ की भी बात करनी होती है। अगर है ना एलैबोरेट, एल्यूसिडेट लिखा है तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता है। एग्जामिन, असेस, इवेल्युएट, तो यहाँ पे अगर पॉलिसी की बात हो रही है, किसी अथॉरिटी या बॉडी की बात हो रही है, तो हम देखेंगे कि वो पॉलिसी क्या है, वो क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना, या वो अथॉरिटी जो है वो क्यों बनाई गई थी, वो क्या काम करती है, उसके क्या एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद में हम देखेंगे सक्सेसेस एंड द लिमिटेशंस, प्रोज एंड द कॉन्स, और फिर हम एक इन्फॉर्म्ड कॉल लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिन, असेस एंड इवेल्युएट, यहां पर आपको जो डिस्कशन है उसके बेसिस पे एक कॉल भी लेना होता है, एक इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन। नाउ एनालाइज की अगर हम बात करें तो यहां पर बेसिकली एग्जामिन जो है वही है, लेकिन और डिटेल्ड एग्जामिनेशन, है ना, एनालिसिस करो। तो आप क्या करेंगे, जितने भी डायमेंशंस हैं, ब्रेक डाउन द टॉपिक, है ना, एक्सप्लोर इट्स वेरियस डायमेंशंस, एंड ये जो वेरियस डायमेंशंस हैं इनमें क्या क्या इंटरलिंकेजेस हैं, इन पे भी आपको यहां पर काम करना होता है ना, इंटरलिंकेजेस पे भी आपको यहां पर काम करना होता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन देखिए, डैम फेल्यूर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड रिजल्टिंग इन कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एनालाइज द वेरियस कॉजेस ऑफ डैम फेल्यूर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लार्ज डैम फेल्यूर्स। तो आप यहाँ पर डैम फेल्योर्स की बात करेंगे, कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देंगे, उसके बाद में आप बताएंगे कि व्हाट आर द कॉजेस, और उन कॉजेस के बीच में जो इंटरलिंकेज है, हाउ दे रीइंफोर्स ईच अदर, उसकी आप यहाँ पर बात करेंगे। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू टैकल दिस, ये भी आपको यहाँ पर कंक्लूजन में लिखना होगा। सो एनालाइज में न केवल आप ब्रेक डाउन करते हैं टॉपिक को, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं, आप डायमेंशंस के बीच में जो इंटरलिंकेज है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, और फिर आप यहाँ पे उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, किस तरीके से इंप्रोवाइज किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी भी बातचीत जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, एस्टिमेट। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और उसके बाद में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो 2024 में यूपीएससी मेंस में GS1 में एक क्वेश्चन पूछा गया, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप पल्लवास ऑफ कांची जो है उनके बारे में मेंशन करेंगे, है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन या डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। पल्लवास ऑफ कांची एंड द रोल इन आर्ट एंड लिटरेचर। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट, जैसे आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग्स हैं, है ना, एंड ऑब्वियसली लिटरेचर। यहाँ पे पल्लवास का जो कंट्रीब्यूशन रहा आप उसको बताएंगे अलोंग विद एग्जांपल्स। और आप यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, एस्टिमेट। ठीक है, पल्लवास ने आर्ट एंड लिटरेचर में ये काम किया। अब आपको बताना उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा साउथ इंडिया के आर्ट एंड लिटरेचर के डेवलपमेंट में। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से साउथ इंडिया की जो आर्ट और लिटरेचर है उसकी फाउंडेशन पल्लवास ने रखी, जिसपे आगे चल के इंपीरियल चोलास जो हैं उन्होंने फर्दर डेवलपमेंट्स को कैरी आउट किया। सो द पल्लवास बेसिकली लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया ऑन विच बिल्डिंग वाज मेड बाय द इंपीरियल चोलास, है ना। सो द लेगेसी ऑफ द पल्लवास वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय द इंपीरियल चोलास। तो आपने उनका जो रोल है वो क्या रहा उसको भी यहां पर एस्टिमेट किया है। नाउ अगर हम यहां पर अपने नेक्स्ट डायरेक्टिव की बात करें तो वापस चलते हैं अपनी लिस्ट पे, और आप यहां पर देखेंगे यहां लिखा है टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ फार। इसको एक बार, है ना, क्विकली देख लेते हैं। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ फार, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, हाउ फार
or to what extent it is correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power. Now यहाँ पे बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उसके कॉजेस रहे, और इन कॉजेस में से एक कॉज था बैलेंस ऑफ पावर. अब ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने में मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर और स्टेटस कोइज्म ये किस हद तक रिस्पॉन्सिबल था. तो आप बताएंगे कि मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर और स्टेटस कोइज्म बाय द एग्जिस्टेंशियल पावर्स, दैट इज इंग्लैंड, है ना, फ्रांस, was the primary reason behind the First World War, but then there were other reasons also. Other reasons में क्या क्या है, militarism, nationalism, है ना, the hunger for the colonies, and obviously the assassination of Archduke Ferdinand, the ruler of Austria-Hungary, right? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में how far to what extent ये पूछा है. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ये कॉजेस थे. डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पावर वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस, बट देन देयर वर अदर रीजंस आल्सो. इट अलोन वाज नॉट द फैक्टर बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. किस हद तक बैलेंस ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबल था, तो आपको बताना है कि इस हद तक था, लेकिन हाँ बाकी फैक्टर्स भी थे. ठीक है, सो हमेशा इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. अब है कमेंट, टिप्पणी. तो बेसिकली जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया टॉपिक है ना, उस टॉपिक के रेफरेंस में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, है ना. अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड है तो उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद में उसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, है ना. या कुछ अगर पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, सक्सेसेस हैं, लिमिटेशंस हैं, प्रॉज हैं, कॉन्स हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए. और जो पूरा डिस्कशन आप ऊपर कर रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो है आपका, विच इज वेल सब्सटेंशिएटेड, ये आपको यहाँ पर बताना होगा. तो कमेंट का एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर. यहाँ देखिए, कमेंट on the resource potential of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in these areas. तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट में लिखा है कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्टलाइन ऑफ इंडिया. अब आपको पता है कि अगर हम इंडियन कोस्टलाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें, है ना, मरीन रिसोर्सेज मिल जाते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे पोर्ट्स की हम बात कर सकते हैं. यहाँ पर आप बात कर सकते हैं आपके गैस एंड जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनकी. आप यहाँ पर बात कर सकते हैं जो इनका टूरिज्म पोटेंशियल है उसकी, है ना. तो और भी हैं, तो आप इनकी बात जो है वो कर सकते हैं. नाउ ये आपने रिसोर्स पोटेंशियल की बात की. उसके बाद में आपने यहाँ पर जो नेचुरल हैजार्ड्स का थ्रेट रहता है, जैसे कि फ्लड्स हैं, है ना, जो राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर है, एक्सपांशन ऑफ द सी हम देख रहे हैं, राइजिंग सी लेवल की हम बात कर रहे हैं, उससे किस तरीके से जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक थ्रेट बनी रहती है, या कोस्टल एरियाज में जो लोग हैं, जो कोस्टल रिसोर्सेज है, उनको एक थ्रेट बनी रहती है, उसकी बात आप करेंगे. तो फ्लड्स हो सकते हैं, सुनामी हो सकती है ना, ये सारी बातें आप यहाँ पर करेंगे. अब किस तरीके से ये जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं ये यहाँ का जो रिसोर्स पोटेंशियल है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और क्या कुछ किया जा रहा है टू मिटिगेट द नेचुरल हैजार्ड्स, जैसे कि हम बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, सीआरजेड्स. ये सारी बातें जो हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. ये सब आपने बता दिया कि दिस इज द रिसोर्स पोटेंशियल, दीज आर द थ्रेट्स, है ना, दीज आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन. और फिर आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो है वो बताएंगे कि हाँ इमेंस अमाउंट ऑफ रिसोर्स पोटेंशियल है, बट जो राइजिंग सिनेरियो है उसमें ये थ्रेट्स हैं, एंड वी हैव टू टेक टाइमली स्टेप, और जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो मेजर्स हैं, उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है अगर वाकई में हम इस रिसोर्स पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी.
नाउ इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके आते हैं क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, है ना, ये कुछ वर्ड्स हैं। अब बस ये ध्यान रखिएगा, जो हमने एनालिसिस में देखा, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, है ना, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, उनके बीच में इंटरलिंकेजेस हम देखते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस आपसे पूछा गया है, फिनोमेना आपसे पूछा गया है, उसके जो नेगेटिव्स हैं, क्रिटिसिज्म है, उस पे आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना होता है और कुछ नहीं है। डिस्कस की बात करते हैं। डिस्कस में जो कुछ आपको पता है चर्चा करनी है। ओके, ये होता है ना, इस तरीके से फॉर्म होता है, या ये कॉजेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, प्रोज ये हैं, कॉन्स ये हैं, सक्सेस ये हैं, लिमिटेशंस ये हैं, इस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, ये इम्प्लीकेशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सब कुछ आपको डिटेल में लिखना होता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की मैं आपसे यहां पर बात करूंगी, सीधे चलते हैं आगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया विद दैट ऑफ यूके। कंपेयर की जब बात होती है ना, तो यहां पे आप सिमिलैरिटीज और जो डिससिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं उन पे इक्वली फोकस करते हैं। लेकिन जब आपसे कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्ट्रास्ट द रोल ऑफ है ना, प्रेशर ग्रुप्स विद दैट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो यहां पे सिमिलैरिटीज से ज्यादा आपका जो फोकस है वो जो डिफरेंसेस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, उन पे होता है। तो ये बात थोड़ी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। मुझे लगता है हमने सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं, आपको समझ भी आया होगा। तो आप देखेंगे कि कुछ कीवर्ड्स स्पेसिफिकली आपसे, है ना, डिमांड कर रहे होते हैं और आपको वो मीट करनी होती है। बट मोटा मोटा अगर आप देखें तो हर एक क्वेश्चन जो है, स्पेशली अगर हम बात करें डिस्कस, है ना, इवेल्युएट, असेस, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, एल्यूसिडेट, ये इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं। बट हाँ, वहीं पे केवल अगर एक्सप्लेन है तो वाई एंड हाउ से काम चल जाता है। टू व्हाट एक्सटेंट में आपको बाकी रीजंस को भी एक्सप्लोर करना है, कमेंट में आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, हाईलाइट अंडरलाइन की बात हो रही है तो केवल की फैक्ट्स को मेंशन कर देना है, डिस्क्राइब में भी डिटेल में नहीं जाना है। अगर कुछ बातें आपको पता है तो आप क्वेश्चन की डिमांड को बेटर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन डू नॉट गेट टू मच ओवरवेल्म्ड, ओवरबर्डन्ड, और डू नॉट ओवरथिंक अबाउट द कीवर्ड्स, है ना। इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, बट ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि सब कुछ कॉन्टेक्स्ट में ही यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड यस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये समझ में आया है, सेशन अच्छा लगा है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।